हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग ने स्टार्ट किया था मुगल काल, और मुगल काल की हमारी सीरीज चली आ रही थी। और मुगल काल में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे बाबर का इतिहास पढ़ लिया, बाबर कब आया भारत, तो उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में, हुमायूं का बेटा होता है अकबर। हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, और अकबर के बारे में जानने की काफ़ी कोशिश की। कई वीडियो उसके पहले दिए जा चुके हैं अकबर के बारे में। अकबर ने किस किस से लड़ाइयाँ की, भारमल से आत्मसमर्पण कर दिया, आमेर के राजा भारमल ने। उसके बाद लड़ाई की, रानी दुर्गावती से लड़ाई की, और रूपमती बाज बहादुर मालवा का शासक होता है उससे लड़ाई की। तो इस प्रकार जो है हमारी सीरीज चली आ रही है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है पुराने वीडियो, तो आप वो पूरा वीडियो कुछ थोड़ा टाइम पहले की है, तो आप अगर जाएंगे हमारे टेलीग्राम टिप टॉप क्लासेस पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको एक मध्यकालीन इतिहास का फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में जाकर के आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और उस फोल्डर में मैंने आज का टॉपिक जो है वो महाराणा प्रताप है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का परिवार कैसे चला आ रहा था, क्या था महाराणा प्रताप के परिवार में, और कौन उनके परदादा थे, दादा थे, कौन उसके पिताजी थे, इन सब के बारे में आपको एक इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ। उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो यहाँ पर मैं आज महाराणा प्रताप के बारे में बताऊंगा कि महाराणा प्रताप कितने शौर्य और वीर योद्धा थे, और उनके साहस का, उनके जो पराक्रम का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में इस चैप्टर में, यानी कि इस महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे, क्योंकि आपको रिलेट करके ही पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगी हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री का कोई, यानी कि थोड़ा बहुत आप पढ़ लें तो बोरिंग लगती है, हिस्ट्री कोई बोरिंग नहीं है। अगर आप किसी का, यानी जैसे आप मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते थोड़ी देखे, इंटरेस्टिंग लगी तो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। वैसे हिस्ट्री अगर आप 20 से देखेंगे, कोई मूवी आप 20 से देखते तो इंटरेस्टिंग नहीं लगती। अगर आप शुरू से देखते हैं, अंत तक देखते, तो आपको मूवी समझ में आती है कि इसमें क्या हुआ। तो वही समझ लो एक मूवी चल रही है। तो इसकी स्टार्टिंग से जब आप देखेंगे, इनके जीवन के बारे में, इन कैसे चले आ रहे थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे, तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी पढ़ने में, और समझ में भी सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी जल्दी करते हैं, वरना इस टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, वरना इसी में टाइम निकल जाएगा। तो आप वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में मध्यकालीन इतिहास को सर्च करके देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वो राणा कुंभा थे। राणा कुंभा ने निर्माण किया था कुंभलगढ़। तो इस पिछली वीडियो में पूरा मैंने बताया हुआ है। ठीक, राणा कुंभा का बेटा होता है, एक रायमल होता है, एक उदा होता है। उदा पहले शासन करता है, फिर रायमल, उदा जो है कुंभा को मार करके शासक बनता है। फिर उसके बाद रायमल उनको खत्म करके उदा को खुद शासन करते हैं। रायमल का बेटा होता है राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह का बेटा होता है आपका राणा उदय सिंह। उदय सिंह का बेटा होता है उदय सिंह का बेटा होता है आपका जो महाराणा प्रताप उदय सिंह के बेटा होते हैं। उदय सिंह की जो 3 पत्नियां थी, पहली पत्नी थी जयवंता बाई। ठीक है, जयवंता बाई या जयवंत कंवर, ये इनकी पहली बीवी होती है। तो अब देखिए, जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में। पिता कौन होता है? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, ठीक है, उनके पिता होते हैं माता जीवंत कौर या जयवंता बाई। माता कौन है? जीवंत कंवर या जयवंता बाई। उसके बाद इनका प्रिय घोड़ा क्या होता है? इनका प्रिय घोड़ा क्या था? चेतक इनका प्रिय घोड़ा था। इनका जो है प्रिय घोड़ा चेतक था। कभी कभी इनके हाथी के बारे में भी आ जाता है कि इनका प्रिय हाथी कौन सा था। तो इनका प्रिय हाथी राम प्रसाद था। ठीक है, ध्यान रखें, इनका प्रिय हाथी का जो नाम था वो राम प्रसाद था। और 29 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इनके बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि, क्योंकि महाराणा प्रताप राजपूत शासक में महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनका जो जहाँ पर खड़े होते थे तो लगता था कि कोई राजकुमार है। उनका कद काठी इतना बढ़िया था, और इतने लंबे चौड़े थे सब कुछ। लेकिन महाराणा उदय सिंह जो है महाराणा प्रताप को नहीं बनाते हैं राजा।
क्योंकि राजा बनाने के लिए पूरी तरह काबिल थे महाराणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप का अंत के समय में जब उनकी डेथ होने वाली थी, उस समय क्या हुआ, भटियानी रानी, इनकी 3 रानी थी राणा उदय सिंह की, एक थी जयवंताबाई, दूसरी थी सज्जाबाई और तीसरी जो थी वो भटियानी रानी थी। ठीक है, तो छोटी जो रानी थी भटियानी रानी, उनके प्रति जो है काफी मोह जागृत हो गया राणा उदय सिंह का। तो भटियानी देवी का ही पुत्र होता है एक जगमल, भटियानी देवी का पुत्र होता है जगमल। जगमल को क्या करते हैं, शासक बना देते हैं, राजगद्दी अपनी सौंप देते हैं जगमल को। ठीक है, और जगमल जब जनता ने जाना कि महाराणा प्रताप को गद्दी ना सौंप करके जगमल को सौंपी गई है गद्दी, तो वहां की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया और जनता में आपस में उसके राज्य में विद्रोह होने लगा। क्योंकि ये इतना ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था और कद काठी हर चीज से महाराणा प्रताप में वो लगता था, उनके देख करके उनके पर्सनालिटी ऐसी थी कि लगता था कि एक बहुत बड़ा राजपूत शासक बनेगा। तो ये सबके जनता में क्या हुआ, जनता में आक्रोश और विद्रोह फैल गया। फिर क्या हुआ, जगमल ने क्या किया, जगमल क्या करता है, अकबर से मिल जाता है। जगमल बना शासक और जगमल ने अपने भाइयों से मतभेद कर लिया, उसके और राज्य में विद्रोह हो रहा था। तो सोचता है कि हम अकबर, वहाँ इस समय दिल्ली सल्तनत का जो राज कर रहा था वो अकबर होता है, सोच रहा था अकबर से मैं मिल जाऊंगा तो अकबर मेरी मदद करेंगे और मेरा साम्राज्य जो है बना रहेगा, वो सारी शांति कर देंगे मेरे शासन में। तो वो जाकर के मिल गया अकबर से, जगमल जो है अकबर से जाकर के मिल गया। और अकबर ने क्या किया, उसका दिल जीतने के लिए, यानी कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको नहलाया जाता है, उसके टीका कराया जाता है, बहुत अच्छे से उसकी साज सज्जा की जाती है। उसी प्रकार अकबर ने क्या कहा कि जगमल को पहले क्या है, जगमल का दिल जीता जाए फिर उस पर आक्रमण किया जाए। तो अकबर ने क्या किया कि जहाजपुर की जागीर दे दी और कुछ समय के पश्चात सिरोही का आधा हिस्सा भी दे दिया। तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, जगमल खुश हो गया कि हमको राजा साहब ने इतना दे दिया, तो उसकी खुशी। लेकिन अब राजा साहब अकबर ने तो दे दिया, लेकिन जो सिरोही का सुल्तान था देवड़ा जो है वो इसके लिए राजी नहीं था, कोई अपना राज्य ऐसे नहीं दे देगा। तो अकबर ने कहा तू ले जा करके, मैंने दे दिया। अब जब वो वहाँ गया तो देवड़ा ने जो है उसको शासन देने के लिए मना कर दिया और जगमल और देवड़ा के बीच युद्ध हुआ। 1583 में जगमल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है 1583 में। ये हालांकि ये काफ़ी लेट में होता है, उससे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये था जगमल की कहानी, जो महाराणा प्रताप के पहले जो शासक बना जगमल, उसकी कहानी थी। अब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में, क्या देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी, उनका जो कवच कितना किलो का था। तो अब जो है महाराणा प्रताप का कवच कितने किलो का था, 72 किलो का उनका सिर्फ कवच था। ठीक है, भाला उनका जो चलाते थे, भाला वो 81 किलो का था। ढाल और तलवार होती वो 55 किलो की थी। मतलब कि जो उतने अस्त्र शस्त्र जो है लेकर चलते थे वही सिर्फ 208 किलो का वजन था। यानी कि जो शरीर में पहनते थे, हाथ में लेकर चलते थे, वो सारी चीजें ही 208 किलो की थी, यानी कि 2 क्विंटल से ज्यादा। और उनका खुद का भार जो था 150 किलो था। कहने का मतलब लगभग 350 किलो का वजन लेकर के वो खुद चलते। अब इतना कोई वजन लेकर चल रहा है तो वो नॉर्मल इंसान नहीं होगा, उसमें कितनी ताकत थी। वो किसी के सामने खड़े हो जाते तो अच्छे पानी भरने लगते थे उनके सामने। ठीक है, आप इनकी ताकत का अंदाजा इससे ही लगा लीजिए कि इनके अगर इतना कुछ लेकर साथ चलते थे तो उनमें कितनी ज्यादा ताकत होगी। ठीक है, तो ये सी चीज थी महाराणा प्रताप का कवच, भाला, ढाल, तलवार, खुद के भार के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, जिससे कि आपको पता चले कि उनका जो है कितना ज्यादा पराक्रमी थे, यानी कि उनके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति थी। ठीक है, हालांकि महाराणा उदय सिंह जो है जगमल को गद्दी सौंप देते हैं। इस गद्दी सौंपने के बाद वहां के लोगों में नाराजगी पैदा हो जाती है। तो वहां के राजपूत लोग क्या करते हैं, राजपूत सरदारों ने क्या किया, महाराणा प्रताप को ही राजा बनाया।
गद्दी पे तो बैठ गया जगमल, लेकिन जो लोगों में बैठा था, लोगों के दिलों में बैठा था, वो महाराणा प्रताप था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को सामंतों ने सलाह दिया और कहा कि आप ऐसा करिए, उदयपुर में कौन जगमल रहता था, तो उदयपुर से कहा कि अब एक जगह आप दो लोग रहेंगे तो जो है जगमल और आप में युद्ध होता रहेगा, तो आपस में ही साम्राज्य बटा रहेगा। तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए, उदयपुर को छोड़ करके आप कुंभलगढ़ और गोलकुंडा की पहाड़ियों में बस जाइए। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ियों में अपना केंद्र बनाया। तो कहां पर अपना शासन करने लगे, कुंभलगढ़ और गोगुंदा में। कुछ उनकी सेना उनके साथ होली, वो सब लोग साथ में मिलकर के रहने लगे। अब जब क्या हुआ, इतना हुआ इनके बारे में, ठीक है। अब जो है उनकी जो राजपूतों की हालत इतनी खराब हो गई थी उस समय कि अकबर से काफी ज्यादा भयभीत रहते थे। बहुत सारे राजपूत क्या थे और अधीनता स्वीकार कर लेते थे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। यहाँ तक कि उन अकबर से डर के मारे सिर्फ अधीनता ही स्वीकार नहीं करते थे, यहाँ तक अपनी बेटियों की शादियां भी अकबर के घराने में मुगलों से करने लगे। ठीक है, तो आप जानते हैं पहला जो है राजपूत और मुगल जो विवाह हुआ था, वो पहला राजपूत मुगल विवाह जो हुआ था वो था जोधा अकबर का विवाह। ठीक है, पहला मुगल जो है राजपूत विवाह हुआ था। तो कभी कभी आ जाता है कि जोधा बाई जो मुगल राजपूत था, कौन से मुगल राजपूतों ने मुगलों से सबसे पहली बार शादी की या वैवाहिक संबंध बनाए, तो ध्यान रखिए कछवाहा राजपूत थे जो मुगलों से पहली बार वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो इस प्रकार जब महाराणा प्रताप गद्दी संभालते हैं तो उस समय बहुत ही ज्यादा दुर्दशा खराब होती है राजपूतों की। तो अकबर ने महाराणा प्रताप से भी कहा था, आप जो है हमारी अधीनता आप भी स्वीकार कर लीजिए। देखो उस समय क्या था कि मेवाड़ ऐसा साम्राज्य था कि कहा जाता था कि जब तक मेवाड़ पर आप अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करते तो आप पूरे विश्व के विजयी यानी कि सारी भारत के विजेता नहीं माने जाएंगे। हालांकि दिल्ली पर जो अधिकार कर लेता था वो भारत का विजेता कहलाने था, लेकिन एक मेवाड़ बहुत ही खास प्लेस था जो हर कोई लालायित रहता था उसको अपने अंडर में लेने के। लेकिन मेवाड़ पर अकबर भी काफ़ी मेहनत किया लेकिन उसको अभी तक अंडर में अपने नहीं ले पाया था। इसलिए क्या किया कि अकबर जो है परेशान हो गया था और लगभग सारे राजपूत राजाओं ने उसको अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन किसने नहीं स्वीकार की, महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लड़ते लड़ते लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और मैं ऐसा नहीं हूं कि अकबर से या मुगलों से मैं डर जाऊं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये सब अकबर की बात नहीं मानते हैं महाराणा प्रताप, तो अकबर क्या करता है कि महाराणा प्रताप पे युद्ध करता है, महाराणा प्रताप पे युद्ध करवाता है और उनके आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है, नहीं मानते हैं, युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद भी और काफ़ी ज़्यादा युद्ध होता है। उसके बाद एक फेमस युद्ध होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे फिर स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण कैसे क्या हुआ, तो जब अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप ने तो अकबर ने सोचा कि जो है अब मेवाड़ पर आक्रमण ही करना पड़ेगा, क्योंकि राणा प्रताप के सारे सैन्य अभियान जितने चला रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो वहाँ पर उसके कोई भी चाल काम नहीं कर पा रही थी। तो वो इसलिए परेशान था क्योंकि सारी जो है वो एक बादशाह था, अकबर एक बादशाह था बड़ा, तो उसकी सब जगह हंसी उड़ने लगी थी और कहते थे बताओ छोटे से राजा से जीत नहीं पाते, यानी कि छोटा सा मेवाड़ है, मेवाड़ से जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती ने इतना हराया था अकबर को, तो अकबर बहुत लज्जित हुआ था। एक छोटी सी रानी, छोटी सी जगह की रानी जो है गोंडवाना की राजधानी होती है रानी दुर्गावती, उन्होंने इतना हरा दिया अकबर को। तो आपको लगता है कि अकबर महान था, एक रानी से हारे थे और महाराणा प्रताप को भी मात नहीं दे पा रहे थे अकबर, तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा महान थे, क्योंकि उनकी महानता का कारण सिर्फ जो है वो कूटनीति छलनीति थोड़ा बहुत किए जिसकी वजह से जीत पाए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ कि मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण। मेवाड़ पर अकबर ने क्या आक्रमण किया, मेवाड़ ने अकबर आए जब महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, उनकी आत्मसमर्पण नहीं किया, तो अजमेर को क्या किया अकबर ने अपना केंद्र बना लिया।
अब के अजमेर में रह करके केंद्र बना करके उसने क्या है सैनिक अभियान चलाया। किसके खिलाफ? राणा प्रताप के खिलाफ सैनिक अभियान चलाया और कई बार उसने सैनिक अभियान चलाया, हर बार उसकी जो है हार हुई। इसलिए वो थोड़ा सा लज्जित होने लगा कि जितनी बार मैं सैनिक अभियान चला रहा हूँ हर बार मैं असफल हो रहा हूँ। और सैनिक अभियान असफल होने की मेन वजह थी कि महाराणा प्रताप जिन पहाड़ियों पे रह रहे थे, अरावली की पहाड़ियों पे रह रहे थे, तो उन पहाड़ियों से चिर परिचित अच्छी तरीके से उनके सैनिक, खुद महाराणा प्रताप अच्छी तरीके से परिचित थे। तो वो क्या करते थे, जब पहाड़ियों से परिचित थे, मुगल परिचित नहीं थे, तो वो पहाड़ियों से छिप करके उनको मारा करते थे। तो इसलिए उनके सैन्य अभियान सारे जो विफल हो जाते थे। फिर उसने क्या किया, जब परेशान हो गया, अकबर जीत नहीं पा रहा है, तो फिर क्या किया, उसने एक कूटनीति अपनाई। उस कूटनीति में क्या किया कि आमेर के शासक भारमल होते हैं, भारमल का जो बेटा होता है भगवान दास, ठीक है, भारमल का बेटा होता है भगवान दास और भगवान दास का भतीजा भगवान दास, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारमल की पुत्री ही थी कौन? हरखा बाई या जोधा बाई, और जोधा बाई से ही बेटा हुआ था जहांगीर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। तो भगवान दास का भतीजा होता है मानसिंह। अब वो क्या सोचता है कि छल कूटनीति अपनाई जाए। तो उसने क्या किया कि अगर राजपूत को ही अपने में हम शामिल कर लेंगे, तो एक राजपूत को जब शामिल करेंगे तो कुछ राजपूत और शामिल हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो है सेना मजबूत हो जाएगी। तो उनको छल कपट से हम लोग हरा सकते हैं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के साथ छल कपट हुआ, उनके भाइयों ने ही उन्हें साथ नहीं दिया। भाइयों ने क्या किया, जैसे शक्ति सिंह थे, सागर सिंह थे, ये महाराणा प्रताप के भाई थे, और उनके भाई ही जाकर के मुगलों से मिल गए थे। आगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। मानसिंह को विशाल सेना के साथ जो है अपने में शामिल कर लिया, और फिर उसके बाद क्या एक सैन्य अभियान चलाया महाराणा प्रताप के खिलाफ। तो कौन कौन था? महावत खां, जहांगीर, जो जिसे सलीम भी कहा जाता है, मानसिंह, आसफ खां, ये सारे क्या है, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ। हल्दी घाटी का युद्ध इससे कहा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक। अब क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, जब महाराणा प्रताप ये हल्दी घाटी का युद्ध कर रहे थे, तो उनका मेन ध्यान किसके ऊपर था? मानसिंह और आसफ खां के ऊपर। वो सिर्फ ध्यान दिए थे मानसिंह और आसफ खां। और अरे महाराणा प्रताप का अब देख रहे थे कितना भयंकर भाला चल रहा था, 81 किलो का लगभग भाला था, मारते काटते और पूरे सैनिकों को चीरते हुए अंदर जा रहे थे सीधे सीधे, और उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था, ठीक है। तो अंदर जो है उनकी सेना में घुसते चले गए और काफी अंदर उनकी सेना में घुस गए, उनकी सेना, और महाराणा प्रताप की सेना बिल्कुल पीछे रह गई। तो वहां पर क्या किया, महाराणा प्रताप का ध्यान किस पर था? मानसिंह और आसफ खां, इनको घेरते घेरते अंदर सेना में चले गए। और जब अंदर पहुंच गए तो एक समय क्या हुआ, वो चारों तरफ से मुगल सेना से घिर गए। तो उनके ऊपर संकट पैदा हो गया कि अब वो बचे कैसे। चारों तरफ से जब घेर लिया, मारने का नौबत आ गई, तो बचे कैसे। तो इस विषम परिस्थिति में किसने? झाला सरदार मानसिंह, ये अलग है मानसिंह और ये अलग है मानसिंह, ठीक है। झाला सरदार मानसिंह ने इनकी रक्षा की। इन्होंने क्या किया कि महाराणा प्रताप का कवच जो था और मुकुट जो था, इनसे निकलवा करके खुद पहन लिया और महाराणा प्रताप वहां से भाग गए, और इन्होंने ही जान बचाई महाराणा प्रताप की, झाला सरदार मानसिंह ने। और झाला सरदार मानसिंह जैसे ही देखा, ठीक है, मुगल सेना ने देखा कि घेर लिया मैंने महाराणा प्रताप को, इनके ऊपर मधुमक्खियों की तरह जुट गए, जैसे मधुमक्खियां छत्ते पर जुटते हैं, इनके ऊपर जुट गया, मार काट तीर से छेद दिया। बाद में देखा कि ये महाराणा प्रताप नहीं थे, तो वो सारे जो है फिर परेशान हो गए। और जब ये बात अकबर को पता चली तो अकबर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ, और अगली बार इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था और भेजा था अपने जो है इन लोगों को भेजा था, मानसिंह, आसफ खां और महावत खां को भेजा था। लेकिन अकबर जो है जब परेशान हो जाता है, अगली बार क्या करता है, खुद ही आने के लिए विवश हो जाता है, कहता है कि मैं खुद, अब क्योंकि अकबर की इतनी हंसी होने लगी थी, क्योंकि इतना बड़ा सुल्तान होकर, दिल्ली का सुल्तान होकर के, बादशाह होकर के हार जा रहा है, तो इसलिए जो है अकबर ने सोचा मैं खुद ही जाकर के अब युद्ध करूंगा। तो आगे देखते हैं, अकबर आता है, अकबर के साथ जहांगीर लड़ता है, जहांगीर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। तो आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। अभी अब अकबर जो है स्वयं लड़ने आता है,
और देखता क्या है, और महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपनी सूझबूझ के साथ पहाड़ियों में छिपकर युद्ध करना स्टार्ट किया। जब अकबर उनसे लड़ने आ जाता है और क्योंकि अकबर की सेना काफ़ी ज़्यादा होती है और महाराणा प्रताप के पास सेना थोड़ी सी होती है, तो उन्होंने क्या किया, एक युद्ध नीति अपनाई, वो छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई उन्होंने। और छापामार युद्ध प्रणाली में क्या होता है कि एक जैसे है 4-5 लोगों का, जैसे अकबर की सेना फैली हुई थी तो छुप करके गए, 4-5 लोग अपने ग्रुप में गए और जा करके उनके कुछ सैनिकों को मारकर फिर वापस आ गए और छुप छुप के मार रहे थे। ये था छापामार प्रणाली, ठीक है। और उन्हें क्या किया कि इससे जो है अकबर काफी टाइम तक लड़ता रहा, लेकिन अंत में वो क्या हुआ, अंततः अकबर भयभीत होकर भाग गया। बाद में क्या हुआ कि अकबर भयभीत हो गया काफी ज्यादा, क्योंकि उसके सैनिक महाराणा प्रताप के सैनिकों को नहीं मार पा रहा था और समझ भी नहीं पा रहा था ये लोग कहाँ से आते हैं, कब मार के हमारे सैनिकों को चले जाते हैं। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और भयभीत होकर भाग गया। तो जब भयभीत होकर भाग गया तो उसके बाद अकबर का बेटा होता है कौन, जहांगीर। अकबर का बेटा होता है जहांगीर और महाराणा प्रताप के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। और लगभग जहांगीर की कितनी 80,000 सेना होती है और महाराणा प्रताप की मात्र 20,000 सेना होती है। और इसके बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। और भयंकर युद्ध होते होते क्या होता है कि महाराणा प्रताप मारते काटते और करते करते मुगल सेना में फिर से अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। तो इतनी भीषण नरसंहार और मारकाट होती है और भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप की कई जगह चोटें लग जाती हैं, कई तीर लग जाते हैं और ये सब उसके शरीर जो है कई जगह से कट पिट जाता है। फिर भी वो भयंकर युद्ध लड़ते रहते हैं और शत्रुओं का विनाश करते रहते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि चारों तरफ से घिर जाते हैं, महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिर जाते हैं और तब उनको लगता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊँगा। तो उन्हें लगता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊँगा। तो चेतक जो उनका एक वफादार घोड़ा होता है, जो एक मामूली घोड़ा नहीं, विश्व में एक सबसे महानतम घोड़े में से एक होता है, ठीक है। तो उस चेतक के कान में धीरे से बोलते हैं महाराणा प्रताप की, चेतक अब हमारा जीवन जो है तुम्हारे ही कारण है। अगर तुमने हमारी जान बचाई, आज तुम्हारा जो है तुम्हारा स्वामी तुम्हारे आगे अब जान की भीख मांग रहा है और तुम्हारे ही हाथों में है कि अब तुम ही बचा सकते हो। चेतक ने जब इतना सुना तो उसके कान खड़े हो गए। और क्योंकि चेतक भी काफ़ी ज़्यादा तलवार उसके भी लगी होती, तीर लगे होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो घायल होता है, लेकिन अपने जो है मालिक की, अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए चेतक कान खड़े करता है और वहाँ पर इतनी तेज़ी से वहाँ भाग निकलता है कि मुगल सेना भौचंका हो जाती है कि इतना घायल अवस्था में घोड़ा कितनी तेज़ भग रहा है। मुगल लोग परेशान होते हैं, मुगल की सेना पूरी ही चेतक के पीछे भागने लगती है। चेतक के पीछे भागते भागते आती है और चेतक भागता हुआ पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ जाता है महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होता है कि आगे पड़ जाती है एक नदी, ठीक है, एक नदी पड़ जाती है। तो नदी की लगभग जो है चौड़ाई क्या होती है, लगभग 25 से 27 फुट लगभग मानी जाती है कि उसकी चौड़ाई थी। और चेतक ने थोड़ा सा खड़ा हुआ और मुगल सेना खुश हो गई कि अब चेतक कहाँ जा पाएगा, अब तो महाराणा प्रताप की मृत्यु निश्चित है। लेकिन चेतक उस समय और देखता है ना था और स्पीड में आता है और वो पूरी नदी छलांग मार जाता है, लगभग 27 फुट नदी को वो पार कर जाता है। और सब यानी कि जो पीछे से मुगल सेना आ रही थी, जो भी वहाँ पर देखा तो वो एकदम भौशंका हो जाता है कि इतनी बड़ी नदी को चेतक ने पार कर दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंत में चेतक जो है कूद के उस पार पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ा सा चलता है और उसके बाद गिर पड़ता है और वहीं पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो ये इतनी दर्दनाक मौत चेतक की हुई, लेकिन चेतक ने अपने जो है स्वामी की जान बचाई, महाराणा प्रताप की जान बचाई। और महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा दुखी हुई है, इस चीज़ से लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हुई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके महाराणा प्रताप के भाई होते शक्ति सिंह और सागर सिंह। शक्ति सिंह सागर सिंह मुगलों के साथ मिले हुए होते हैं। जब ये चीज़ देखते हैं कि चेतक ने इतने अच्छे से साथ दिया,
इतने अच्छे एक जानवर होकर के इतने अच्छे से साथ दिया अपने स्वामी का, तो मैं तो यार इंसान हूँ और महाराणा प्रताप मेरे भाई हैं, तो उनकी भी आंखें भर आती हैं। और बाद में वो लोग क्या करते हैं, अब महाराणा प्रताप के पास जाते हैं, कह रहे हैं भाई आपके एक घोड़े ने, एक जानवर ने इतना जो साथ दिया, और मैं तो एक इंसान हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैंने आपका साथ छोड़ा। अब जो है मैं आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार हूँ, आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी गंवा दूंगा आपके लिए। मुगलों से छोड़ करके उधर शक्ति सिंह और सागर सिंह पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने, महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि रहने लगते हैं, वहीं घाटियों में रहने लगते हैं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं, और घास की रोटी खाने लगते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि घास की रोटियां खाते थे महाराणा प्रताप। तो घास की रोटियां खाने लगे और उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं मेवाड़ को जीत नहीं लूँगा मैं यही जीवन व्यतीत करूँगा, और मैं कोई सत्ता पर काबिज नहीं होऊंगा, और जो है अपने राज्य से वापस नहीं जाऊंगा जब तक विजित नहीं कर लेता हूं मेवाड़ को। क्योंकि जरूर यार, वो महाराणा प्रताप चाहते तो जा सकते थे, महाराणा प्रताप चाहते तो अपने राज्य जा सकते थे और आराम से जीवन व्यतीत कर सकते, लेकिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा की जब तक मैं अपने राज्य को फिर से वापस नहीं कर लूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो वो वहीं पर रहने लगे। अंत में क्या होता है कि जब वही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, एक गरीब जीवन और घास फूस खा रहे थे, तो उनका एक मित्र होता है, बहुत ही अच्छा मित्र होता है, जो हर समय महाराणा प्रताप की सहायता करता था। उसका नाम क्या था? भामाशाह। भामाशाह के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं। भामाशाह क्या करते हैं, अकबर के पास, उसका महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और महाराणा प्रताप का साथ देते हैं, महाराणा प्रताप का साथ देते हैं भामाशाह। ठीक है, और भामाशाह ने क्या किया था कि उनको, महाराणा प्रताप की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि समय समय पर महाराणा प्रताप को भामाशाह सलाह देते रहते थे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, किसी चीज़ की मशवरे की ज़रूरत होती तो महाराणा प्रताप तो भामाशाह से अपनी सलाह लेते थे। ठीक है, तो कहा जाता भामाशाह इतना ज़्यादा अमीर था कि लगभग 25,000 सैनिकों को 12 साल तक खाना खिला सकता था, इतना ज़्यादा जो है अमीर था भामाशाह। तो भामाशाह ने क्या किया, गए अकबर महाराणा प्रताप के पास और लगभग 20 लाख असरफियाँ दान कर दी। ठीक है, तो सबसे, यानी कि कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है, फिर भामाशाह सबसे बड़े दानवीर हुए जिन्होंने 20 लाख असरफियाँ क्या किया, महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया। और उस समय के 25 लाख रुपए भेंट किया, इसको भामाशाह ने महाराणा प्रताप को भेंट किया। ठीक है, भेंट किया। तो उसके बाद क्या किया, महाराणा प्रताप ने फिर से क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति मजबूत की, सैनिकों को अपने साथ मिलाया और लोगों को अपने सेना तैयार की, अच्छी सी सेना तैयार की, मजबूत सेना तैयार की। और सेना तैयार करके क्या किया इन्होंने कि उल्टा ही जा करके अकबर उसके साथ, इनके साथ लूटपाट करता था, और अब महाराणा प्रताप ने क्या किया, अकबर को ही की सेना को ही लूटना स्टार्ट कर दिया, अकबर की सेना को ही लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। और इससे परेशान होकर के अकबर का जो सेनापति होता है शहबाज खान, सेनापति, वो मेवाड़ में उस समय शासन कर रहा होता, सेनापति मेवाड़ में रह रहा होता है, तो परेशान हो जाता है जब लूटपाट से, महाराणा प्रताप की लूटपाट से परेशान हो जाता है, तो अकबर के पास वापस चला जाता है, मेवाड़ छोड़ के भाग जाता है। तो इस प्रकार सारे मेवाड़ पर फिर से लगभग किसने, महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त कर ली। इसलिए कहा था कि आपने बहुत पढ़ा होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। तो आप देखें कि महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि महाराणा प्रताप को कहा जाना ही चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने हारा था। तो हारा नहीं था, फिर से उन्होंने क्या किया था, मेवाड़ पर विजय स्थापित कर ली थी। सिर्फ 2 क्षेत्र थे जो उन्होंने नहीं जीता, वो चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर विजय कर ली। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का इतिहास बहुत ही सराहनीय इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप की जितनी भी उनकी गुणगान किया जाए, उनके वीरता के बारे में बताया जाए, वो कम ही है। ठीक है, तो यहीं पर महाराणा प्रताप का इतिहास खत्म होता है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।